तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात कर रहे थे कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या होता है। यहाँ पे जो टीचर क्लास में है, टीचर और स्टूडेंट दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या होता है। इसमें हम जैसे बात करें कि एस.आर. बॉन्ड थ्योरी की, तो ये एक प्रयत्न है कि बच्चे को, जो भी बच्चा सीख रहा है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, उसको टीचर को चाहिए कि उसको कैसे वो अंडरस्टैंड करे, समझाए, बताए। साथ ही साथ बच्चा किन किन चीज़ों को याद रख पा रहा है, कि जो उसकी नॉलेज में है, उस चीज़ों पर भी ध्यान दें। मतलब कि उसको हम जो चीज़ याद रख पा रहे हैं और जिसके प्रति वो रेस्पॉन्स दे रहा है। मतलब कि एक बच्चा है 5th क्लास का, और वो उस बच्चे से हम किसी से पूछा कि मतलब उसे जो उसकी नॉलेज में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसका उसको पता है, और जो वो उसका आंसर देगा वो होगी, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स, और जो हम पूछ रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स। मतलब हमें क्या करना है, हमने पुनरावृत्ति करनी है, बार बार रिपीट करना है उस चीज़ को, कि जो चीज़ बच्चा पहले ही पढ़ चुका या समझ चुका वो चीज़ को रिपीट करना है। मतलब कि जो उसने 4th क्लास में पढ़ा है उसको रिमाइंड करेगा उसमें 5th क्लास में। दूसरा, अगर बच्चा क्या करता है कि मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो प्रॉपरली क्या है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कोई चीज़ वो बता रहा है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उसको मोटिवेशन भी ज़रूरी है। साथ ही साथ उसको प्राइज़ भी देना चाहिए, मतलब को पेंसिल दे दी या खुद, जैसे कि उसके अंदर और सारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएँ कि हाँ वो उत्सुक हो कि हाँ मैं भी बताऊँगा, और चीज़ें जितने पूछेंगे मैं और बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी, हमें यहाँ पे एक चीज़ और देनी है कि बच्चा जिन चीज़ों से दिक्कत करता है वो चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं करनी है, उन चीज़ों को हटा देना है। और जैसे वो संभलना शुरू हो जाएगा, वो सक्सेस की तरफ बढ़ जाएगा, फिर उस चीज़ को थोड़ा सा इन्वॉल्व करके चलना शुरू होंगे जो उससे जिससे वो दूर भाग रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हमें एक ऐसे बच्चे को, ऐसे चाइल्ड को तैयार करना, प्रिपेयर करना है जो उससे रिलेटेड है, जो चीज़ उसने सीखी है उससे रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, जिसका उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि बच्चा उसी चीज़ को सीखेगा जिसमें इंटरेस्ट उसको है। अगर अनदर हम कोई चीज़ उसको, बच्चे को ज़बरदस्ती के कहने लगी आपको ये चीज़ सीखनी है, वो नहीं सीख पाएगा। बच्चे को चाहिए क्या, बच्चे को चाहिए कि जो मैं जानता हूँ या फिर जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो चीज़ हो तो कितना अच्छा है। तो हमें एक ऐसा टाइप्स लेके आना चाहिए जिससे कि बच्चे को हम सिखा सकें और उसको मोटिव कर सकें। अब थर्ड जो पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए है प्रीवियस नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। थर्ड पार्ट में आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। बच्चे ने जो प्रीवियस नॉलेज ली है उस प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज में, उस प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज में, जैसी भी सिचुएशंस रही हैं, जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने नॉलेज ली है, जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसको हम वो करनी है। दूसरा, उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, उसको उपयोग में लाएंगे, उसको यूज में लाएंगे। मतलब बार बार वही रिपीट करेंगे, और तो वो बताएगा कि हाँ प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करेगा, उसको करंट में लेंगे। कहते हैं ना कि हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, कि प्रीवियस टू करंट नॉलेज। अब ये तो है नहीं कि हम मतलब बच्चे से पहले स्टार्टिंग में ही आगे ना करंट नॉलेज में अब लेके चले, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज ज़रूरी है। बच्चा जो चीज़ जानता है वो बताएगा, उससे रिलेटेड लेके चलते हैं ना। कहते हैं ना सबसे पहले बेसिक क्लियर हो तभी आगे का देखा जाएगा। और दूसरा, बच्चे को खुद जो भी वर्क है उसको खुद करने के लिए प्रेरित किया जाए, उसको मोटिव किया जाए कि सेल्फ वर्किंग, कि बच्चा खुद कार्य करना सीखे। छोटा बच्चा है,
अब वो क्या करेगी, 4-5 साल का 6-7 साल का बच्चा है, 7-8 साल का, और उस बच्चे को क्या करा रहे हैं कि नहीं हम कराएंगे, चल तेरा वर्क कर हम कराएंगे, नहीं उसको कराओ, 10-12 साल का है, 13 साल का है, तो ऑटोमेटिकली क्या है उसको कराने की कोशिश करो कि वो खुद करे, ना कि वो किसी की हेल्प ले। बस उसको डायरेक्शन दे दो, उसको करना क्या है, उसको मोटिव करना है, उसको जहाँ पर भी वो गलती करे, जहाँ पर भी वो क्या करेगा, गलती करेगा, उसकी त्रुटि को सुधारना है, जो भी करेक्शन है उसको बाद में देखना है कि यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ पे लाइन इसमें ठीक नहीं लिखी, ये वर्ड ठीक नहीं लिखा है, वहाँ पे उसके थ्रू ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, बच्चे के थ्रू ही। अब बच्चे ने क्या किया, 4 लाइनें लिखी जिसमें कैपिटल और स्मॉल में वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है, कंप्लीट उसको नहीं लिख पा रहा है, उसमें गलतियां कर रहा है, अब बार बार गलतियां कर रहा है। अब बच्चे को देख रहे कि वो आपकी ये गलतियां कर, उसको करने दो, उसको तब जब वो उसको काम वर्क को कंप्लीट कर ले, फिर उसको बैठा उसको बताइए कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो ये यहाँ पे उसको क्या है, उसको पीटना नहीं है, उसको मारना नहीं है, उसको सिर्फ बताना है। अब जैसे जैसे आप वो गलती, तो वो फिर से वो चीज़ करवाओ, दोबारा से फिर वो रिपीट कराओ, और जैसे जैसे आप रिपीट कराओगे वैसे वैसे वो करना शुरू कर देगा। क्लियर? उसको क्या करना है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज में लेना है उसके लिए। तो ये 4 पॉइंट है, चारों एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है जो एक डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज प्लस करंट नॉलेज प्लस मोटिवेशन प्लस उसकी त्रुटियाँ जो भी वो करेक्शन कर रहा है, प्लस उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लस उसके लिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स, प्लस एजुकेशनल नीड्स, प्लस लर्निंग बेसिक्स, प्लस इंटरेस्ट, ये चीज़ें लेनी है। बच्चे का हमें बेसिक नीड पता करनी है। सबसे पहले तो करनी क्या है, बेसिक नीड का पता करना है। बेसिक नीड है क्या? अब हम क्लास में गए, क्लास में जाते ही है ना सब गुड मॉर्निंग वगैरह बोलेंगे, तो आप बच्चों को कहेंगे बैठ जाओ, सिट डाउन। अब जैसे बच्चे सिट डाउन हुए, आपने कुछ को जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी आपको मटेरियल है उसको आप डिस्कस करेंगे बच्चे से। अब बच्चे से डिस्कस क्या करेंगे, जैसे हमने ना फूड कंपोनेंट के बारे में कोई चीज़ करनी है, तो फूड कंपोनेंट से रिलेटेड क्या करेंगे, बच्चे से प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे जानते हैं, जो उसने अगर 7th क्लास में आप जा रहे हैं, 8th क्लास में आप जा रहे हैं, तो क्या है उससे रिलेटेड उन बच्चों से पूछेंगे क्या जो उन्हें पहले पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो ये सारी एजुकेशन एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट आ जाता है पावलव थ्योरी। पावलव थ्योरी, इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, इसको हम कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। तो इस ये जो सिद्धांत दिया, जो प्रिंसिपल दिया, इवान पी पावलोव ने दिया। ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, रूस के साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इस प्रिंसिपल देने का कारण बताया कि लर्निंग बेस प्रिंसिपल, लर्निंग बेस प्रिंसिपल, लर्निंग बेस प्रिंसिपल तभी होगा जब कोई भी पर्सन है या कोई भी एनिमल है जो किसी कार्य के प्रति किसी वर्क के प्रति अपनी सक्रियता या एक्टिवनेस दिखाता है। तो हर एक व्यक्ति में, हर एक पर्सन में टेंडेंसी होती है, रिएक्शंस होते हैं
कुछ में जन्म से ही जो हाइड्रेटिकल पोर्शंस है, जो टेंडेंसी है वो आती हैं, रिएक्शंस आते हैं। उन्हीं को क्या करना है, उन्हीं को रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है। एक तो हम बोलते हैं नेचुरल स्टिमुलस और एक बोलेंगे अननेचुरल स्टिमुलस। एक तो स्वाभाविक है और एक अस्वाभाविक है। अब इवान पी पावलोव ने, नहीं, अगर कोई भूखा व्यक्ति है, हंगर है मतलब, और उसके सामने भोजन जाता है, जो सलाइवा ग्लैंड्स है वो अपना रिएक्शन करना शुरू करती है। सीधी सी बात ये है कि भूखा व्यक्ति अगर खाने को देखता है तो क्या है, सलाइवा ग्लैंड्स अपना रिएक्शन करती है। तो मतलब मुंह में लार का आ जाना, लार का टपकना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लाउडली वॉइस, भाई जानवर जो होते हैं वो लाउडली वॉइस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इंसान भी डर जाते हैं। तो एक तो नेचुरल स्टिमुलस, दूसरा अननेचुरल स्टिमुलस। अगर ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं कि नेचुरल और नेचुरल दो चीज़ें आ रही हैं सामने, जो इवान पी पावलोव ने सिर्फ फूड एंड लाउडनेस को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि स्टिमुलस अगर अननेचुरल है, उसको नेचुरल स्टिमुलस में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसका रिलेशन है, उसका रिलेशन है अननेचुरल का नेचुरल के साथ। जैसे ही कोई एक्टिविटी होगी तो रिएक्शन जरूर होगा। इसको हम कंडीशनिंग या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। किसी कार्य के प्रति, किसी वर्क के प्रति रेस्पॉन्स होना, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग पर, कुत्ते पर। अब यहाँ पे देखना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आती कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी की। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, डॉग पर प्रयोग किया। इन्होंने जो सलाइवा ग्लैंड्स है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया कि भोजन को देख करके कितनी देर में लार टपकती है, सलाइवा आती है। भूखा कुत्ता, कुत्ते को भूखा रखा गया। अब इन्होंने 3 स्टेप्स में इसको फॉलो किया। अब 3 स्टेप्स में कैसे फॉलो किया? कुत्ते को भूखा रखा गया, कुत्ते को भोजन दिखाया गया। अब यहां पे अननेचुरल स्टिमुलस भी हुआ। अब नेचुरल स्टिमुलस देखिए, नेचुरल स्टिमुलस क्या मतलब? उसके मुंह से लार का आना, कि उसके मुंह से लार का आना, सलाइवा। उन्होंने कहा कि इंसान हो या कुत्ता हो, अगर वो भूखा है तो सलाइवा आएगी ही आएगी, अगर वो भोजन का देखता है। अब यहाँ पे इन्होंने पता लगाया कि ये जो लार निकली है, जो मुंह से लार निकली है, वो किसको देख करके निकली है? भोजन को, फूड को।
अब यहाँ पे रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि दोनों चीजें हो रही हैं। स्टिमुलस क्या है हमारा? भोजन। रेस्पॉन्स क्या है हमारा? लार का टपकना। अब यहाँ पे एक चीज और हो रही है। अब दूसरी बार सीधा डायरेक्ट वे में भोजन कुत्ते को नहीं दिखाया गया। भोजन कुत्ते को नहीं दिखाया गया। अब उन्होंने कुत्ते के गले में घंटी बांध दी। कुत्ते के गले में एक घंटी बांधी गई, जिसको हम नाम बोलते हैं कृत्रिम उद्दीपक, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस। अगर वो दूसरे स्टेप्स में इन्होंने कुत्ते के गले में घंटी प्लस उन्होंने एक बार सोचा कि अगर मैं कुत्ते के गले में घंटी बांध रहा हूं तो वो इतना रेस्पॉन्स नहीं करेगा। अब उन्होंने सोचा कि कुत्ते के गले में घंटी ना बांध करके मैं इसको क्या करता हूं, अपने हाथ में ले लेता हूं। अब इन्होंने क्या किया, कुत्ते को, तो कुत्ता भूखा ही था। अब भूखे कुत्ते के सामने घंटी प्लस खाना, घंटी बजी, खाना आ गया। कुत्ते के मुंह से लार तुरंत। ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में क्या था कि भोजन को लाया गया, भोजन को सामने रख दिया, कुत्ते के मुंह से लार आ गई। दूसरे स्टेप में क्या था, घंटी साथ में थी और भोजन साथ में था, तब लार आई। अब थर्ड स्टेप में देखना, थर्ड स्टेप में उसने सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से लार आ गई। स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स, स्टिमुलस प्लस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या? भोजन, फूड। रेस्पॉन्स क्या? जो वो प्रतिक्रिया दे रहा है, सलाइवा। तो घंटी की आवाज सुनते ही वो, कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पे अननेचुरल स्टिमुलस प्लस आर्टिफिशियल स्टिमुलस प्लस नेचुरल स्टिमुलस, तीनों को यूज किया गया। आर्टिफिशियल को भी, अननेचुरल को भी और नेचुरल को भी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर हम तो एक डॉग पर बात कर रहे हैं, कुत्ते पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ हम एक बच्चे पर बात करें। अब मिठाई की दुकान पे बच्चा खड़ा है, मिठाई को देख रहा है, लार टपका रहा है। तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आता है वो सिर्फ क्या है, मुंह से लार का टपकना। किसको देख करके? स्टिमुलस को देख करके, जो चीज सामने है उस चीज को देख करके। जैसे इमली, इमली को आप देख लो, जिसने इमली खाई है तो वो क्या है, इमली लार टपकना शुरू हो जाएगी, पानी मुंह में भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं? ये एक नेचुरल स्टिमुलस है। अननेचुरल प्लस नेचुरल प्लस रेस्पॉन्स। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया डॉग पर किया और ह्यूमन बींग्स पर किया, तो दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क तो मिला नहीं। भाई ये जैसे जैसे वो रिपीट होता गया, जैसे वो चीज़ रिपीट होती गई, वैसे वैसे एक्टिविटी रेस्पॉन्स बढ़ता गया। तो लर्निंग बेस्ड थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी,
इसको बोला जाता है अब अगर हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग बात करें, अनुबंधन के सिद्धांत की बात हम करते हैं, तो इसमें 7 प्रिंसिपल है। इसमें सबसे एक्साइटेशन, सबसे जो पहला है वो है एक्साइटेशन, जिसको हम अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस बोलते हैं। ये नेचुरल स्टिमुलस होता है, लेकिन अगर हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं तो एक्साइटेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो मतलब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, आप पढ़ लीजिए, किसी चीज़ को कर लीजिए, अगर आप उसको रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वो आएगी। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या उस वर्क को हम बंद कर देते हैं 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो फिर हमारा कोई रेस्पॉन्स उसके प्रति नहीं रहता, वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बिल्कुल कहते हैं ना क्लोज हो गया। रिपीट हो रहा है तो कर रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए बंद हो गया, तो फिर बंद ही हो जाता है, वो क्लोज ही हो जाता है, उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स काम करता है, ह्यूमन बींग्स पर काम करता है, प्राणी पर काम करता है कि कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या है, कैसा है, और उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स देना है। मतलब ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को हमने कोई काम दे के आपका ना ये 2 दिन में करके देना है, अब वो इसके इंटरेस्ट में है नहीं, अगर आप किसी के इंटरेस्ट में कोई कार्य नहीं है, कोई वर्क नहीं है, अगर आप उसको दोगे तो क्या वो कर पाएगा? करेगा ज़बरदस्ती। अगर आप उस चीज़ को करा रहे हो तो वो उस चीज़ को इतनी तरीके से नहीं करा जितनी तरीके से वो इंटरेस्ट वाले वर्क को करेगा। तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशंस होता है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, अब यहाँ पे क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 स्ट्रेंथ बढ़नी है। 2 व्यक्ति मिलके बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं, 3 व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं, 4 व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो गया, सिमिलर स्टिमुलस। सबका क्या है, रिपोर्ट अलग अलग आ रही है, कोई कितना कर रहा है, कोई कितना कर रहा है, सबकी रिपोर्ट अलग अलग आ रही है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इनकी यही होती है कि अगर बस स्टिमुलस कैसा है, रेस्पॉन्स कैसा है, CS कैसा है और CR कैसा है। इसको हम CS और CR के नाम से भी जानते हैं, UCR भी जानते हैं और NCR भी जानते हैं। अब यहाँ पे UCR में अननेचुरल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स आ जाता है।
हम किस कार्य के प्रति कितना अंतर दे पा रहे हैं, डिफरेंट दे पा रहे हैं, कितना हम उसके प्रति कर पा रहे हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, अगर हम सबका अलग अलग दिखें तो अलग अलग चीज़ें आएंगी, सबके अलग अलग रेस्पॉन्स आएंगे, सबका सेम रेस्पॉन्स आएगा ही नहीं। तो आप नॉर्मली आप अगर क्लास में भी देखते हैं, अगर क्लास में कोई क्वेश्चन कर रहा है या कुछ पूछ रहा है तो रेस्पॉन्स अलग अलग है। मैं किसी कुछ क्वेश्चन करूं, सबके रेस्पॉन्स अलग अलग है, सेम रेस्पॉन्स तो वहाँ पे भी नहीं है नॉर्मली। और ये तो एक्सपेरिमेंटेशन है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, कैसे भी आप करके देख सकते हैं नॉर्मली, वो आपको मिल जाएगा, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कुछ देरी से है तो कुछ जल्दी है, और रिपीट हो रहा है बार बार तो जल्दी हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है तो बार बार तो जल्दी नहीं हो रहा है। वहाँ पे कंडीशनिंग थ्योरी लग जाती है। तो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी में हर बच्चे के अंदर जो आदतें हैं, उनका जो निर्माण हो रहा है, वो चाहे वो आप बच्चे की साफ सफाई से लेकर के हो, या फिर उसको रेस्पेक्ट जो बड़े हैं उससे उसको लेकर के हो, अच्छी आदतों का, बिहेवियर का, बैड हैबिट गुड हैबिट का, उसके बिहेवियर का, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो वो एक गुड रेस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब वो विभिन्न टॉपिक्स को, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स को सीख रहा है, डिफरेंट स्टिमुलस कर रहा है, उसके सामने पता नहीं कैसे स्टिमुलस आ जाता है कि वो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसके प्रीवियस से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा मेंटली या स्पेसिफिक, इसको हम CWSN बोलते हैं, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, वहाँ पर भी हम SR बाउंड थ्योरी को यूज कर सकते हैं, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी को यूज कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि रिलेटेड क्या है, जो भी चीज़ रिलेटेड आएगी वो SR बाउंड थ्योरी के अंदर आ जाएगी। रिलेटेड क्या है वो चीज़ देनी है, ज़्यादा नहीं, रिलेटेड, संबंधित। कितना वो जानता है, मेंटल IQ लेवल उसका कितना है, कितना वो कर पा रहा है, कितना कैचिंग पावर है उसका। अब सब बच्चे की कैचिंग पावर भी अलग अलग है, ऐसा तो नहीं है कि सबकी नॉर्मल ही है, सबकी समान है, इक्वल थोड़ी है सभी की, सबकी कैचिंग पावर अलग अलग है। कोई देरी से कर रहा है तो कोई जल्दी कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी को यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है। एडेप्टेटिव बिहेवियर, अनुकूलित व्यवहार को भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है।
बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, उस चीज़ को भी यूज किया जा रहा है, कितना कर पा रहा है। तो अगर हम देखें कि जो चाहे वो पावलव हो चाहे थॉर्नडाइक हो, अगर एक गहराई से चीज़ को निकाला जाए तो कि सिर्फ लर्निंग बेसिस को लेकर के काम हो रहा है कि क्या सीख रहा है, किस चीज़ के द्वारा सीख रहा है, कितना हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर, जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका रेस्पॉन्स कितना मिल रहा है, क्या रिजल्ट ठीक आ रहा है, और रिजल्ट ठीक आ रहा है तो कितना आ रहा है। इन्होंने वही तो काम किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक ने कुत्ते के ऊपर कर लिया और एक ने बिल्ली के ऊपर कर लिया। सीखना क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, वो इन्होंने इस चीज में बता दिया है। करके सीखना कि सामने क्रियाएं हो रही है और हम सीख ही नहीं पा रही हैं। जब तक हमारे सामने कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो कैसे करेंगे, कोई चीज़ हमारे सामने आएगी तभी तो हम उसके प्रति रेस्पॉन्स करेंगे। अगर आपके सामने शेर आ जाए क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, बताओ क्या करोगे। मगर यहाँ पे अगर हम एक कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी को यूज करें तो अगर आपके सामने शेर आ जाए भागेंगे या फिर उसका सामना करेंगे, क्या करते हैं। सामना करेंगे ना, या छिपने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे निष्कर्ष। सामना करेंगे सर। शेर का सामना करेंगे। मरना है क्या। ये उसका सामना नहीं करेंगे, उसके शेर के सामने जाना तो बेवकूफी होगी ना। अगर वहां पे ऐसा कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी यूज कर रही है तो कैसे करेंगे फिर। कर सकते हैं सामना, क्यों नहीं कर सकते। तैयारी के साथ जाइए, जाल फेंक के पकड़ा जाएगा। इतनी तैयारी करके जाइए कि अगर आप कोई जंगल में जा रहे हैं तो तैयारी पूरी फुल तैयारी के साथ आप जाओ। ऐसे नहीं डायरेक्ट वे में तो आप मारे जाओगे, उसके सामने पूरा हमला कर देगा वो। क्योंकि एक अगर यहाँ पे सीखने की जो प्रोसेस है वो हम किस प्रकार से सीख पा रहे हैं, रेस्पॉन्स हमारा क्या है, सामने स्टिमुलस क्या है, भूख है तो भोजन है, कार्य है तो उसके प्रति कोई वर्क हमारे सामने आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। तो दोनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, अच्छा कार्य किया है और अच्छा एक्सपेरिमेंट भी दिया है CS और CR को लेकर के। नेक्स्ट जो स्किनर आते हैं,
एक प्रोफेसर है BF स्किनर 1938, एक अमेरिका की प्रोफेसर, एक अच्छे थिंकर्स जिन्होंने 1938 में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938। अब ये जो इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, वो रीइंफोर्समेंट पर वर्क करती है। अब भाई सबके अलग अलग हैं। इन्होंने रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल पर काम किया, भाई थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस रेस्पॉन्स को लेकर के काम किया, BF स्किनर ने रीइंफोर्समेंट पे काम किया, पुनर्बलन पर काम किया। इन्होंने कहा कि सीखने की जो प्रक्रिया है, जो सीखने की जो प्रोसेस है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, वो क्या है। अब ये कह रहा है कि लर्निंग सीखने की जो प्रोसेस है, उस लर्निंग की प्रोसेसिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव है अनसेटिस्फाइड है और पॉजिटिव है तो सेटिस्फाई है। कोई चीज़ है तो बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है तो हम दोहराएंगे उसको रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे तो पॉजिटिव तो आएगा। लेकिन इन्होंने SR बॉन्ड थ्योरी को कमजोर बताया, वीक है, कि रीइंफोर्समेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन जो उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है वो कमजोर है, वो वीक है। अब इन्होंने एक तो कबूतर पर, एक सफेद चूहे पर प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट दो चीजों पर किया इन्होंने, दो जीव पर किया, एक तो कबूतर पर किया और दूसरा सफेद चूहे पर किया। अब जैसे बिल्ली वाला मामला था ना, ऐसे ही इसमें है। अब यहाँ पे पिंजरा टाइप लिया गया, वो उस पिंजरे में आवाज़ आती थी, मतलब एक प्रकार अगर कोई आप टच करेंगे तो आवाज़ के साथ वो चीज़ें, वो ढक्कन खुलेगा उसका, वो डोर खुलेगा। मतलब कि जैसे वो आपने देखा ना, चूहादान होता है, अगर ऊपर एक टुकड़ा लटका दिया तो जैसे चूहा उसको खींचेगा तो वो ढक्कन बंद हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने किया कि अगर आप उस चीज़ को, उस बटन को आप वो दबाएगा चूहा, तो भोजन का टुकड़ा नीचे गिरेगा। तो उस एक चूहे को इन्होंने, एक रैट को इन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब भूखा चूहा इधर उधर दौड़ रहा है उस बॉक्स में। अब जैसे वो उछल कूद कर रहा है तो वो उसका जो पंजा है उस बटन पर लग जाता है और भोजन का टुकड़ा उसको मिल जाता है। जैसे नीचे गिरा तो वो मिल गया उसको। अब ये प्रोसेस जो है बार बार की गई। अब बच्चे चूहा क्या करे, हर बार वही चीज़ हो रही है तो वो उस पर सीधा वार करता है कि हाँ यहाँ से दबेगा तो यहाँ से तुरंत कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। वो इस चीज़ को सीख जाता है, ये प्रोसेस में आ जाती है उसकी चीज़ें, तो धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाता है कि हाँ बस और कुछ नहीं करना, इसको दबा देना और नीचे भोजन आ जाएगा।
इसको, ये जो प्रोसेस है, जो लर्निंग की जो प्रोसेस है, वो हमारे सीएनएस से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। अब एक कंक्लूजन निकालते हैं स्किनर। अब यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि जो भोजन है, भोजन की प्राप्ति से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब भोजन की जैसे प्राप्ति की तो उसने स्ट्रगल भी तो किया भाई, उसको भोजन ऐसे थोड़ी मिल गया, उसने स्ट्रगल किया, कूदा, चारों तरफ घूम रहा है, कूद रहा है उसमें वो, और फिर उसको पंजे को, उस बटन को दबा रहे हैं, नीचे टुकड़ा आ रहा है, तो प्रोसेस उसमें स्ट्रगल तो कर ही रहा है वो, जिससे उसको उस वर्क के लिए मोटिवेशनल मिला। क्योंकि रिइंफोर्समेंट क्या है? भोजन, और किस चीज को दबा रहा है, किस चीज को शांत कर रहा है? उसकी भूख को। तो चूहे के लिए रिइंफोर्समेंट क्या होगा? भोजन। तो जैसे जैसे वो रिपीट कर रहा है, बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, स्टार्टिंग में इसको थोड़ा ही पता था कि बटन दबेगा तो रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा। और जैसे जैसे उसने अगली बार किया, नेक्स्ट टाइम उस पर किया, तो फिर वो उसकी जो टाइम फर्स्ट टाइम लगा, जितना टाइम उसको, उतना टाइम सेकंड टाइम नहीं लगा, सेकंड स्टेप में नहीं लगा। तो स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट में यही मिला कि चूहे ने अपना काम कर लिया, वो सीख गया, उसने ये चीज सीखी है, उसने स्ट्रगल किया, उसको रिइंफोर्समेंट मिल गया, रिइंफोर्समेंट मिलने के बाद वो चीजें उसके लिए आसान हो गई। अब इन्होंने एक बॉक्स लिया, अब दो चीज़ों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक तो कबूतर पर, दूसरे सफ़ेद चूहे पर। अब इन्होंने सफ़ेद कबूतर को पकड़ लिया, इन्होंने भी उसको भी बंद कर दिया। अब बॉक्स के अंदर कबूतर शांत बैठा है आराम से उसको। अब बॉक्स में उन्होंने लाइटिंग को यूज किया गया उस बॉक्स के अंदर। अब जैसे उसने, उसके सामने लाइटिंग हुई, प्रकाश दिखाई दिया, तो उसने चोंच मारना शुरू कर दिया। और जैसे उसे चोंच मारना शुरू किया, उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। अब फिर से बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा है। जैसे सिर को घुमाकर चोंच मारता है, वो सीख जाता है कि जैसे सिर घुमाकर चोंच मारूंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया, या ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलपमेंट। क्योंकि बिना लाइट के वो कर नहीं पा रहा है। अंधेरे में थोड़े कुछ, कबूतर उड़ता है अंधेरे में? नहीं उड़ता, कुछ एक्टिविटी नहीं करता, आराम से बैठा है। जैसे लाइट आएगी, दिन होगा, उसके सामने प्रकाश होगा, तो वो एक्टिविटी करना शुरू करेगा। तो स्किनर ने बहुत सोच समझ के साथ
अब इन्हें ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में भी ये चीज़ें अलग अलग होंगी। अब इन्होंने ह्यूमन बींग्स पर भी ट्रायल करने की कोशिश की उसी चीज़ को, कि क्या ह्यूमन बींग्स भी उस चीज़ की, उसने बिहेवियर को लेकर के वहाँ पे ट्रायल किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है तो वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर पर भी हम वर्क कर सकते हैं। इसमें 2 फेजेस हो जाएंगे। एक इलेक्टेड रेस्पॉन्स और एक दूसरा इमिटेड रेस्पॉन्स। कि जैसे जैसे व्यक्ति के सामने, पर्सन के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उसका वो सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। और वो निरंतर, अगर रेगुलरली कोई चीज़, भाई हमें बोल दिया गया कि आपको ये काम करना है, कितनी बार तो हम सोचेंगे कि अच्छा नया काम है तो कैसे करें। और जब हम उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर धीरे 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 अगर वो चीज़ हमारी लर्निंग बेस बन जाती है तो फिर हम इसका वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे प्रोसेस हो जाती है मैनिपुलेट। वहाँ पे क्या होगा, सीधा चेंज होगा। चेंज क्या हुआ, जो हमने सीखा है, जाना है, उसको हम कंटिन्यू प्रोसेस में लेके आएंगे। जो कमजोरियां हैं उनको अलग करने का, जो आगे आने वाला जो पर्टिकुलरली जो रिजल्ट बनेगा हमारा, तो आगे आने वाले टाइम में चेंजिंग होना जरूरी है। तो ऑपरेंट, इंस्ट्रूमेंटल, प्रोबेबल और फ्रीक्वेंट, यानी क्रिया परसू, साधक, संभव, निरंतर, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, जिस प्रिंसिपल के प्रति, जिस सिद्धांत के प्रति जो भी क्रिया होगी, जो भी प्रोसेस होगी, उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट पे काम कर रही है सिर्फ ओनली। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रेगुलरली प्रैक्टिस, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस रेगुलरली प्रैक्टिस। दूसरा CNS यूज, जो सीखने में किया जा रहा है उसको, जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो। और ये सबसे ज़्यादा जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको सीखने के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मतलब पहले थोड़ा, फिर ज़्यादा, फिर थोड़ा, फिर ज़्यादा, फिर थोड़ा, फिर ज़्यादा की तरफ जाएंगे।
इंक्रीजेबल, थर्सडे में अल्बर्ट बंडूरा, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। थ्री इसमें थ्योरी हैं। अब 3 थ्योरी में से कोई एक थ्योरी जरूर पूछ ली जाती है एग्जाम में, चाहे वो थॉर्नडाइक की हो, चाहे वो पावलव की हो, या फिर BF स्किनर की हो, या फिर अल्बर्ट बंडूरा हो। ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन पर भी काम किया। ओके, थैंक यू।